और ये सब इतनी बड़ी सफलता लेने के लिए, सक्सेस लेने के लिए क्या करें? जसवीर तो बन गए, सैलन जी तो बन गए, एलवी शर्मा जी तो बन गए, बाकी डायमंड तो बन गए, लेकिन अब हमारे पास क्या है रास्ता? तो मैंने तो आपसे क्वेश्चन पूछा था, हमारे पास में विकल्प क्या है? तो और हमारे पास में जो रास्ता है, हम लोग आम लोग हैं, साधारण लोग हैं, और हमको हमारे पड़ोसी जो हैं वो ये बोलते हैं सेव सब मत कर, बेकार कंपनी है, ऐसे काम मत करना। तो हमने तुरंत उसकी बात तो मान ली कि सेव सब तो करेंगे नहीं, इस पर तो कांटा लगा दो सेव सब पे। तो फिर हमारे पास में जीवन में तरक्की करने के रास्ते तो यही है, या तो खेती करके, या नौकरी करके, या बिजनेस व्यापार करके, या किराया वसूल करके ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। पैसा कितना कमाना चाहिए आदमी को? पैसा आदमी को कितना कमाना चाहिए? पैसा इतना कमाना है कि हम जो कमाते हैं अभी, हमारे खर्चे हैं इतने और हमारी कमाई है इतनी। जैसे सपोज हम महीने 50,000 रुपये कमाते हैं और खर्चे कितने हैं? 60 से 70 हज़ार रुपये। तो हमेशा हम माइनस में रहते हैं। और होना कितना चाहिए? खर्चे हैं हमारे 60 से 70 हज़ार रुपये और कमाई कितनी होनी चाहिए? उससे थोड़ी ज़्यादा, जितने खर्चे हैं, ताकि हमारे खर्चे भी पूरे बढ़ जाएं और थोड़ा सा पैसा हमको बच भी जाए। यही तो होना चाहिए। कमाई का सिद्धांत ये है हमेशा, थोड़ा खर्चों से थोड़ी इनकम ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर हमको खर्चा अगर आज की डेट में 1 लाख रुपया है तो हमारी को इनकम कितनी होनी चाहिए? 1 लाख से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा है कि नहीं? खेती से अगर ज़्यादा पैसा कमाना हो, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो महीने में अगर कमाना हो तो कितने बीघा खेती होनी चाहिए? सैकड़ों बीघा खेती होनी चाहिए। और खेती जो है वो घटती जा रही है, बढ़ती नहीं जा रही है ना। किसी पे अगर 100 बीघा खेत था भी तो भाई थे वो 6, तो 16 छिंग 96, 16 बीघा रह गया। और उनके बच्चे भी 6, तो कितना रह गया? 6 तो नहीं, 2.5 बीघा, और फिर उनके 6, तो इससे में आ रहा है 3 कमरे का प्लॉट। तो आमदनी कहां से होगी? तो ये संभव नहीं है। खेती वाला मामला कैंसिल है कि नहीं है? हेलो बोलो तो सही थोड़ा। दूसरा, नौकरी। ऐसी कौन सी नौकरी हम करें जिसमें हमारी तनख्वाह 2 लाख से ज्यादा हो? बताओ मेरे को। ये बात पक्की है, कोई नौकरी में तो 2 लाख की तनख्वाह तो ज्यादा होती होगी, होती तो है नौकरी, लेकिन ये पक्का है वो हमको ना मिलेगी। क्योंकि मैं तो अपनी शक्ल जानता हूं, देखना है कि नहीं। भाई बीवी बोल रही है मेरे को चांद ला दो, तो बीवी को अपना मुखड़ा आईने में भी तो देखना पड़ेगा ना, है ना। और आईने में देख के खुश हो जाए कि हाँ तुम मुझको ही चांद समझती हो, लेकिन पति ये बताना चाह रहा है कि तेरे को चांद तो समझता हूँ, वो तो ठीक है, लेकिन तू अपने आप को तो देख ले कि चांद मांगने लायक है कि नहीं है। तो मैं तो अपना देखता रहता हूँ। IIT अगर टॉप करोगे तो पैकेज मिलेगा 1 करोड़ का, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन वो मैं ना कर पाऊंगा टॉप। मेरे को IIT की फुल फॉर्म नहीं मालूम, मैंने दरवाजा नहीं देखा वहां का, तो ये नौकरी भी गई। फिर बिजनेस में व्यापार चाहिए। तुरंत कल ही ऐसा होटल खोल दो, स्टाफ रखो, दुनिया भर का ये करो और रात दिन जागते रहो, तब जाके हो सकता कमा लो। लेकिन खोलने के लिए प्लाट कहाँ से लाओगे, दाम कहाँ से लाओगे? संभव नहीं है। फिर किराया वसूलने के लिए एक लंबी मार्केट होनी चाहिए। एक दुकान का किराया अगर 5,000 रुपये है तो 5 लाख कमाने के लिए कितनी दुकान होनी चाहिए? 500, 100 दुकान होनी चाहिए। 100 दुकान मेन हाईवे पे, तो एक ही जगह हो सकती हैं। कॉपी लेके और पेन लेके उस पर लिखो 150 फीट हाईवे और उस पर 100 दुकान की मेन मार्केट और अपना नाम लिख दो, फलाना मार्केट। ये कॉपी पे पेन से ही हो सकता है, हकीकत में संभव नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन भी गया। फिर बचा सेफ शॉप। ये तो हम करेंगे नहीं, ये तो बेकार है। तो ये बेकार है लाला। तो फिर ये ताऊ, ये तो देखो चारों तो हमसे होने के ना, और जे हम करेंगे नहीं तो करेंगे क्या? क्या करेंगे? हमारे पास ऑप्शन क्या है फिर? सेफ शॉप। और इस सेफ शॉप को करने के लिए दमदारी तो देखो यहां भी चाहिए। खेती करने के लिए किसान मेहनत करता है कि नहीं करता है? दमदारी नौकरी करने के लिए भी चाहिए। IITians के होश उड़े रहते हैं, मिलना किसी से। बिजनेस करने के लिए पसीना छूटा होगा, और किराया वसूलने के लिए पहले तो मार्केट होगी तब टेंशन लोगे ना, पहले तो संभव ही नहीं है। और मेहनत तो यहां भी करनी पड़ेगी। ये मैं नहीं बोल रहा कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत यहां भी करनी है, मेहनत। और ये तो अच्छी बात है, मेहनत करके पैसा मिलेगा तो मजा आएगा।
फिर अन्य कोई रास्ता है नहीं, अन्य कोई है कि नहीं? अगर आपके पास अन्य है तो आप बता देना। सेफ शॉप मुझे मालूम है, इसलिए सेफ शॉप मैंने करना शुरू कर दिया। ये सेफ शॉप जो लगातार 23 साल से मजबूत हिमालय पर्वत की तरह खड़ी हुई है, जिसने बहुत सारे कीर्तिमान बनाए, जिसने हमेशा इतिहास, इसका सेफ शॉप का जन्म इतिहास बनाने के लिए हुआ है, जो सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी की बात करती है, एथिक्स के साथ काम करने की बात करती है। कई लोग सेफ शॉप के बारे में कैसे बताते हैं? एक गांव में 6 सूरदास थे, उन्होंने जीवन में कभी हाथी नहीं देखा था। सूरदास का अर्थ मतलब वो जन्म से अंधे थे। तो गांव में एक बार हाथी आया तो उन्होंने बोला, हल्ला मच गया, हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया। तो हाथी देखने के लिए सूरदास ने रिक्वेस्ट की गांव के सरपंच से। सरपंच ने बोला कि ले चलो भाई, इनको हाथी दिखवाओ। हाथी देखने के लिए सब उतावले थे, तो दौड़े दौड़े गए। एक पूंछ पकड़ के लटक गया, एक ने पैर पकड़ा, एक ने पीठ पे हाथ फिराया, एक ने सूंड पकड़ी, एक ने दांत पकड़ा, एक ने कुछ पकड़ा, कान पकड़ा, और खूब 10, 15, 20 मिनट हाथी को खूब टटोल टटोल के ऐसे करके पूंछ वाला ले रहा है। बड़ा बोलते थे, हाथी तो बहुत ही मजबूत प्राणी होता है, जंगल का सबसे, झाड़ू जैसा है, आइडिया लगा रहा है, और फिर ऊपर हाथ फिरा रहा है, पूरा झाड़ू है, नाप भी ली कितनी लंबी पूंछ है। पैर वाला बोला खम्बे की तरह समझ रहा है, सब बता रहे हैं हाथी के बारे में बताओ। कोई बोला हाथी खम्बे की तरह है, कोई बोला कान पकड़ा बोला सूप की तरह होता है, कोई बोला झाड़ू की तरह है। लेकिन ये जो बखान कर रहे थे हाथी के बारे में, क्या इनकी कोई गलती थी? जितना देखा उतना बखान कर पा रहे हैं। और हम जिनसे सुनते हैं उन्होंने भी सेफ शॉप एक हाथी है, हाथी जंगल का सबसे मजबूत प्राणी है, और सेफ शॉप इस इंडिया रूपी जंगल की सबसे मजबूत कंपनी है। और जिसने इसको देखा है, जाना है, वो इस हाथी की पावर को जानता है। और ये डायमंड बैठे हैं, रेड क्लब बैठे हैं, ब्लू क्लब बैठा है, ये इन्होंने हाथी को देख रखा है। और हाथी की पावर जाननी हो तो इनसे मिलना, इनसे पूछना, इनसे जानना, ये बताएंगे। और जनरेशन बदल सकता है ये बिजनेस, जनरेशन। ये 4 जनरेशन का फोटो लगा है मेरा। ये मेरे दादाजी सरकारी नौकरी में, पिताजी सरकारी नौकरी में, और मैं खुद सरकारी नौकरी में, और मेरे बाद में ये हमारे साहबजादे। इनको मैं क्या बोलता, क्या बोलना था इनको? सरकारी नौकरी में जाना है बेटा, है ना। सरकारी नौकरी का मतलब होता है जीवन का बीमा, सुरक्षा, सब कुछ बढ़िया मामला बन जाएगा, है ना, जीवन भर कोई टेंशन नहीं है, ऐसे बोलना था। 3 पीढ़ी से सरकारी नौकरी हो रही है, मैं भी लग गया, सरकारी मास्टर हो गया, दे दनादन है। टीचर, हमारा विभाग टीचर है, कोई प्राइवेट सरकारी कोई से भी, बहुत बढ़िया। तो हम भी लग गए इसमें, और अपने बेटे को बोला कि सुन, अच्छे से पढ़ना, और रोटियों में, चपातियों में घी लगाओ, दूध में बोर्नवीटा मिलाओ, और बादाम खिलाओ, अच्छे से पढ़ना, नंबर ज़्यादा आने चाहिए। क्योंकि मालूम में 10 लाख में 1000 ही है कुल, और हमको सबसे पहले भगा दिया था वहाँ से, हम तो बहुत भोगी हैं। इसको बोल रहे थे बेटा इतने बादाम खा के जाना, तेरे को कोई ना भगा दे वहाँ से। ये बोलता हाँ हाँ मैं कोशिश करूँगा, कोशिश करूँगा। अरे कोशिश तो करेगा वो तो ठीक है, लेकिन ये 4 पीढ़ियों में ये होना था। अभी क्या गलती क्या हो गई? गलती एक मेरे से ये हो गई कि ये पीढ़ी में बढ़िया नौकरी हुई, रिटायरमेंट हुआ, इधर भी बढ़िया रिटायरमेंट हुआ, इसमें रिटायरमेंट से पहले सेफ शॉप घुस गई। रिटायरमेंट से पहले नहीं, जब मैंने नौकरी मिली तभी घुस गई सेफ शॉप एक साथ ही। और सेफ शॉप मैंने गलती एक और कर दी, नौकरी भी कर ली लेकिन साथ साथ सेफ शॉप भी कर ली। अब इसको मेरे को आपसे पूछ रहा हूं, क्या बोलने की जरूरत है कि तेरे को क्या करना है? इसको एक बात बोल सकते हैं, अभी सेफ शॉप पीछे मौजूद है। तेरे को जीवन में जो बनना हो बनना, नौकरी के लिए प्रेशर नहीं डाल, तेरे को नौकरी भी करनी होगी तो करना, अनुभव लेने के लिए। तेरे को जीवन में जो करना है, जो बनना है बन, सेफ शॉप पीछे है। आप कहां कर सकते हो, बच्चों को कहां भेज सकते हो? आप इंटरनेट पे सर्च करो, आप इंटरनेट पे सर्च करना, तो इंटरनेट पे सर्च करने के लिए बोला कहां पढ़ना है बच्चे को, तो मैं बोला तू बता कहां पढ़ना है भाई बेटे। इन्होंने इंटरनेट पे सर्च किया, टॉप बोर्डिंग स्कूल ऑफ इंडिया, सबसे पहले जो निकल के आता है वहीं पे एडमिशन हो गया टाइगर का। क्या फर्क पड़ता है, सबसे पहले नाम आता है। ये बिजनेस इतनी ताकत देता है। आप जहां हिंदुस्तान के उस कॉलेज में बच्चे को पढ़ा सकते हो जहां पर गूगल सबसे पहले नाम बताता है। ये बिजनेस की ताकत है। और ये ब्लैक एंड वाइट सी जिंदगी थी,
इसमें पिताजी इसलिए नहीं होगा कि ड्यूटी पे गए थे, नौकरी में थे। संडे को हमारी छुट्टी रहती थी, पापा की थोड़ी रहती थी, पापा की नहीं रहती थी, वो तो ड्यूटी पे थे। मम्मी ने एक दिन बोला तुम भी क्या याद करोगे, कौन सी मम्मी से पाला पड़ा है, तुमको आज फोटो खिंचवा के लाती हूँ बढ़िया, नए कपड़े पहन लो। हम पे नए कपड़े स्कूल की यूनिफॉर्म ही होती थी, हर साल सिलती थी, क्योंकि छोटी पड़ जाती थी वो वाली हर बार। सबसे नए कपड़े स्कूल की यूनिफॉर्म थी, हमने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी और चल दिए फोटो खिंचाने के लिए। अब सब ढूंढ रहे हैं इसमें मैं कहाँ पर हूँ, है ना। तो मेरे से दो बड़े दो छोटे, ये दो मेरे से छोटे और ये दो मेरे से बड़े, अपन आते थे बीच में, और स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के बढ़िया फोटो खिंचवाया। ये ब्लैक एंड वाइट सी ज़िंदगी थी और इसमें रंग भरने का काम सेफ शॉप ने किया। सेफ शॉप हमारे जीवन में आई। मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था बच्चों को, ट्यूशन पढ़ाता था, संघर्ष कर रहा था, सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहा था और ट्यूशन पढ़ा के अपने खर्चे चलाता था। किसी ने बोला कि माधव जी कि यही समय है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने में सारा समय निकाल दोगे तो जीवन में आप कब क्या बनोगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने बच्चों को पढ़ा के IAS बना दिया, ब्यूरोक्रेट्स बना दिया, इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, बनाया नहीं बनाया, लेकिन खुद को बनाने के लिए उनके पास में न वक्त मिला न ध्यान रहा। तो बोले बच्चों को तो आजीवन पढ़ाते ही रहोगे आप, एक काम करो, अगले 5 साल आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप थोड़ा अपने लिए भी प्रयास कर लो। तो आप एक काम करो, सिविल सर्विस की तैयारी करो, पढ़ाई लिखाई करो। तो पढ़ाई लिखाई करने के दरमियान में पैसे की जरूरत थी, किताबें खरीदनी है, तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। बाद में क्या हुआ, डिप्लोमा करने के बाद ही मेरी नौकरी लग गई, मैं सरकारी टीचर भी हो गया तुरंत ही। और उसी टाइम पे सरकारी नौकरी में पढ़ाना शुरू कर दिया। तो सरकारी नौकरी में पहले यहाँ पढ़ाता था तो टाइम नहीं मिलता था, बहुत बिजी रहता था, बहुत बिजी। क्योंकि आपको मालूम है लालच इतना होता है बैच पढ़ाने का, ट्यूशन का, रात रात तक पढ़ाते रहते टीचर, है कि नहीं। मास्टर लोग हमारे भाई बोले एक बैच और निकाल लेता हूँ, बढ़िया रहेगा, एक बैच में 4-5 हज़ार की जुगाड़ और हो जाएगी, 3-4 हज़ार की। तो लालच में आदमी 10 बजे तक पढ़ाता रहता है। सरकारी नौकरी जब मिल गई तो मैंने ट्यूशन तो कर दिया बंद, ट्यूशन बंद कर दिए। अब मेरे पास में टाइम मिलता था। आदमी के पास 24 घंटे का टाइम है, 8 घंटे सोने में लगाएगा, 8 घंटे काम धंधे में लगाएगा, 16 घंटे हो गए। 4 घंटे उसको निजी चाहिए, फ्रेशन अप होने के लिए, खाने पीने के लिए, तैयार होने के लिए 4 घंटे चाहिए। 20 घंटे हो गए, 4 घंटे बचे। इन 4 घंटों में क्या करता है आदमी, कोई भी आदमी इन 4 घंटों का इस्तेमाल क्या करता है। हमारे टाइम पे टीवी देखता था, अखबार पढ़ता था, या फिर पुलिया में बैठ के मतलब न्यूज़ चैनल चालू होता था कि देश की सरकार को कौन से नए स्टेप्स उठाने चाहिए, है ना। तो ये सब चलता था। तो 4 घंटे में हमने क्या किया, ये बिजनेस करना शुरू कर दिया। और वो मेरे को टाइम मिलता था सरकारी नौकरी में, तो मेरे कोई बिजनेस मेरे जीवन में आ गया तभी उसी टाइम पर। और इस बिजनेस ने मेरा जीवन कैसे बदला आप जानना चाहते हो? पीछे वाले हमारे साथी, गुड। देखो, तो ये बिजनेस में मैं आपकी तरह आया, आपकी तरह आने के बाद में मेरे बिजनेस में, मेरे जीवन में कैसे बदलाव हुआ, थोड़ा शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ। ये मैंने एक फंक्शन अटेंड किया सबसे पहले, ये पास है, मैंने संभाल के रखा है। आपको भी सब चीज़ें संभाल के रखनी चाहिए। 22 जून 2003 की डेट पड़ी है इस पास पे, और मैं अभी तक इस बिजनेस में ज्वाइन नहीं था, मैंने सिर्फ प्लान देख रखा था। और 1 महीने से मेरा फॉलोअप चल रहा था। किस दिन से? 1 महीना से फॉलोअप चल रहा था मेरा, और मैं गोली दे रहा था सबको, आज की भाषा में गोली दे रहा था। उस समय तो मैं प्राण बचा रहा था अपने। और इस पूरे नेटवर्क मार्केटिंग के चैंपियन ओम प्रकाश जी मेरा फॉलोअप करने आते थे, मेरे अपलाइन लगे थे और मैं गोली दे रहा था। और तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया और मेरे को फंक्शन में ला के पटक दिया। मैंने वहाँ पे डायमंड देखे और मैंने एक मुट्ठी बांध ली, इसलिए मैंने लिखा है बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। मैंने वहाँ पे डिसीजन लिया इस बिजनेस को करने का, है ना। इससे एक संदेश मिलता है, इससे संदेश मिलता है, जो लोग आसानी से ज्वाइन कर लेते हैं बिजनेस को, उनका तो स्वागत है ही है, लेकिन जो लोग मुश्किल से करते हैं वो बिजनेस भी बड़ा करते हैं। तो इसलिए उनको धैर्य रख करके उनको बिजनेस में लाने का प्रयास जरूर करना है, ठीक है। तो इस बिजनेस को समझ के करना है। मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि इस बिजनेस को आपको लोगों को नहीं समझाना,
सबसे ज्यादा खुद को समझाना है, खुद को भरोसा करना है। इसीलिए मैं बात बोलता हूं कि इस बिजनेस को करने से पहले सबसे पहले आपको खुद पे भरोसा करना है। किसमें करना है? तो जब तक यहां पे भरोसा ना हो तो किसी को फंसाना मत, और जिस दिन इधर और इधर भरोसा हो किसी को छोड़ना भी मत। इस बात को बार बार दिमाग में बिठा लेना है। मैंने किया, बैठ जाओ, शाबाश। तो बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। और फिर मैंने एक कहानी सुनी, और ये कहानी कम से कम 100 बार सुनी होगी आपने, पक गए होंगे इसे सुन के। तो एक बार और सुनो, क्योंकि जितना सुनेंगे उतना बढ़िया रहेगा। हाँ जी, तो मेरे को कहानी सुनाई। देखो मास्टरों को कैसे सेट करते हैं, आपको भी तो करने हैं ना अपनी टीम में। तो मैं कहानी इसलिए नहीं सुना रहा आपको कि आपको सेट करना है, आपने तो सुन रखी है। अब आपको इसलिए सुना रहा हूं कैसे किसी टीचर को सेट करना है आपको अपनी टीम में और प्यारी लेग में, उसके लिए सुना रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। तो मेरे को बोला कि माधव जी ऐसे कहानी सुनाई। एक दूर राज्य में एक नदी बहती थी, नदी के किनारे खूब सारे पेड़ थे और उन पेड़ों पे बंदर झूल रहे थे, बंदरिया। और वहीं पर एक राजकुमारी और वहां पर शिकार करने के लिए आई हुई थी। और उसी समय पर आकाश में एक आकाशवाणी होती है कि आज की बहुत शुभ घड़ी है, ऐसा मुहूर्त कभी कभी बनता है, ऐसा मुहूर्त कभी कभी बनता है। और इस शुभ घड़ी में कोई भी बंदरिया अगर पेड़ से छलांग लगाता है नदी के अंदर तो खूबसूरत सा राजकुमार बन जाएगा या खूबसूरत राजकुमारी बन जाएगी। जब ये बात सारे बंदरियाओं ने सुनी और वहीं पर दूर राजकुमारी भी सुन रही थी आकाशवाणी को, तभी उसने देखा कि पेड़ पे हलचल होना शुरू हुई। उसने सोचा सारे कूद जाएंगे, पेड़ पे हलचल तो हुई लेकिन सारे बंदर इधर से उधर दूसरी डाल पे कूद गए, नीचे नहीं कूदे। एक कूदे, एक बंदर उसमें से कूद गया और कूद गया तो देखा बंदर तो निकला ही नहीं उसमें से। राजकुमारी वहां से ध्यान से देख रही थी, उसमें से एक सुंदर सा राजकुमार नदी में से बाहर निकला। वो समझ गई आकाशवाणी का असर है, आकाशवाणी सच्ची थी। सुंदर सा राजकुमार जब किनारे में बाहर आया तुरंत उसने बोला रथ को आगे लेके चलो। रथ को आगे लेके जाया गया और उस राजकुमार जो बंदर था उससे पूछा कि हमने सारी घटना को देखा और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो आकाशवाणी हुई तो आपको क्या लगा जिसकी वजह से आप कूदे और कोई नहीं कूदा इसमें से। तो बंदर जो राजकुमार बन चुका था उसने बोला राजकुमारी जी, आकाशवाणी में बोला गया कि जो भी इस घड़ी में कूदेगा वो सुंदर सा राजकुमार बन जाएगा। तो मैंने सोचा कि कूद लेते हैं, बढ़िया है, जाने के नाम पे कुछ भी नहीं है, कूद लेते हैं। राजकुमार बन गए तो बढ़िया, नहीं बंदर तो हैं। ओहो, और उसमें रिस्क नहीं है कोई, बंदर से नीचे डिमोशन नहीं हो रहा, प्रमोशन ही हो सकता है। तो फिर मेरे से पूछा माधव जी क्या समझ में आया आपको? बोला सर काश वो बंदर हम होते। मैंने जवाब दिया, ऐसे मेरे से कहानी सुना रहे थे। मेरा प्लान बोला देखा हमेशा उल्टा सोचता है। मैंने बोला सर कहानी बहुत अच्छी है, काश वो बंदर हम होते। क्योंकि उन्होंने आगे की कथा सुनाई, बाद में राजकुमारी ने उसी से शादी कर ली। अभी थोड़ी देर पहले बंदर था, अभी राजकुमार है, और राजकुमारी शादी कर ली तो राजा भी हो गया, महाराजा हो गया वहां का। मैं बोला काश वो बंदर हम होते। तो फिर अपलाइन ने बोला संदेश बढ़िया से लिया करो कहानी का, वैसा समझाओ, हमें कहाँ इतनी समझ है। तो उन्होंने बोला कि माधव जी आप क्या हो? मैंने मास्टर जी हूं मैं, और इस बिजनेस रूपी नदी में अगर आप कूदते हो तो आकाशवाणी ये बोल रही है, तो मंच पे जो माइक आकाशवाणी तो है और क्या है, तो बोल रही है सबको कि आप कूदोगे तो डायमंड बन जाओगे। मैंने हाँ साहब, और दिल बोल रहा है कि ना बन पाएंगे। तो क्या फर्क पड़ रहा है, जाओ ठंडे पानी में कूदो और 2 4 6 साल मेहनत करो, ज्यादा क्या होगा, राजकुमार नहीं बनेंगे लेकिन बंदर तो रहेंगे। मैंने सोचा
कि डायमंड नहीं बनेंगे तो मास्टर जी तो रहेंगे ही ना। वो कहां जा रहा है मास्टर जी वाला काम, वो कहां जा रहा है? ये बात समझ में आ गई। मैं बोला बात तो पते की है भाई, लेकिन फिर भी नेगेटिव करने वाले तो नेगेटिव कर देते हैं। तुरंत एक दूसरा जिसको मैं पकड़ के लेके गया था मीटिंग में, आगरा की मीटिंग में, उसने बोला देख माधव जी ये अपने हिसाब से पढ़ा रहा है हमको माइक पे, ताकि इसके नीचे हम जुड़ के काम कर लें और ये डायमंड बन जाए। ये ऐसी कहानी सब सुनाते हैं जानबूझ के। मैं तुमको बता, महा केकड़ा, महा नेगेटिव आदमी, मेरे को उस कंडीशन में मैं घनघोर पॉजिटिव हूं, मेरे को नेगेटिव कर रहा कान में। देखो ये कह रहे हैं कि डायमंड नहीं बने तो क्या नुकसान, मास्टर तो रहेंगे ही। इतने टाइम में अगर 6 साल ये करोगे और 6 साल हम ट्यूशन पढ़ाएंगे तो कितना पैसा कमाएंगे, हमारा नुकसान होगा कि नहीं होगा? मैं बोला बात तेरी सही है। फिर तुरंत अपलाइन को घेरा हमने, 6 साल में हम 6 लाख कमाएंगे ट्यूशन में, हमारा वो नुकसान कौन भुगताई करेगा अगर हम डायमंड नहीं बने तो? बोला फिर उन्होंने समझाया कि माधव जी बात तो सही है। मैं कहा 6 साल बाद भी अगर ट्यूशन पढ़ाना चाहो तो ट्यूशन मिल जाएंगे आपको? मैंने कहा हम मिल जाएंगे, पढ़ाने की कैपेसिटी रहेगी फिर पढ़ा लेंगे। तो ऐसे काम को किया जाए, प्रयास किया जाए जहां से जीवन में आपको तो छोड़ो आपकी पीढ़ियों को भी ट्यूशन पढ़ाने के बारे में सोचना ना पड़े। अगर उसको कर लिया जाए, सिक्योरिटी दोनों आपके हाथ में है, अगर बन गए तो। और सारी संभावनाएं दुनिया में, सारी चीजें, पूरा जीवन ही संभावनाओं पे चलता है। ये बिजनेस भी संभावनाओं पे चलता है। एक मां अपने बच्चे को जन्म देती है और ये बोलती है 9 महीने गर्भ में रख के कि एक दिन मेरा लाल मेरा नाम रोशन करेगा, मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पिता अपने पेट को काटता है, फटे कपड़े पहनता है इस बात के लिए कि मेरा बेटा एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा। कोई गारंटी नहीं है कि एक दिन बेटा नाम रोशन करेगा, कोई गारंटी नहीं है कि एक दिन सरकारी नौकरी लगेगी, और कोई जरूरी नहीं है कि बुढ़ापे की लाठी बनेगा। सब कुछ संभावनाओं पर आधारित है। अपनी आंखों के आगे देखता है कि माँ बाप वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, अपनी आंखों के आगे देखता है जो बच्चा माँ बाप के बिना कमरे में डर लगता था उसको कि मम्मी नहीं है पापा नहीं है, कमरे में अकेला सो नहीं सकता था, बड़ा होने के बाद वही मम्मी पापा उसको बुरे लगते हैं। बोले मेरा सेपरेट बेडरूम होना चाहिए, सेपरेट मेरी किचन होना चाहिए, सेपरेट सब कुछ होना चाहिए। ये क्या गारंटी है? फिर हमको लगता है दूसरे के ने क्या होगा, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। हम अच्छे संस्कार देंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे से लिखाएंगे, हमारा बछुआ ऐसा नहीं करेगा। तो यही तो मैं कह रहा हूं, दूसरे के साथ क्या हुआ वो छोड़ो, हम अच्छे संस्कार देंगे, इस सिस्टम आपको सिखाएगा, या प्लान आपको मदद करेंगे और आप डायमंड जरूर बनोगे, जरूर बनोगे, जरूर बनोगे। यही तो मैं बता रहा हूं आपको। थैंक यू। बस अभी अपने को सब कुछ क्लियर हो गया। मैं बोला अभी कूदते हैं इसमें, कूद लगाने के लिए। अब सचमुच में तो ऐसे नहीं कूदे और तुरंत राजकुमार बन गए। राजकुमार बनने के लिए कूदने की टाइमिंग थोड़ी हमारी ज्यादा है ना। डुबकी लगाने के लिए क्या साल की डुबकी लगानी है? अरे ये तो डिपेंड करता है आप कितने बड़े राजकुमार बनना चाहते हो। मेरे दिमाग में सेट हो गया 10 साल की डुबकी लगानी है भाई, और इस बिजनेस में 10 साल प्रयास करेंगे। हर मीटिंग में जाना शुरू कर दिया, सीखना शुरू कर दिया, समझना शुरू कर दिया। और ये एक चीज आपके ऊपर बहुत डिपेंड करती है। एक मेढक को बर्तन में, पानी भरे हुए बर्तन में डाल दिया और बर्तन को चूल्हे पर रख दिया, चूल्हा चालू कर दिया। ठंडे के मौसम में मेढक ठंडे पानी को थोड़ा टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, गुनगुना होना शुरू हो गया। पानी ठंडा था, गुनगुना होना शुरू हुआ, मेढक को मजा आने लगा। थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ा, मेढक को मजा आने लगा। थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ा, मेढक ने बॉडी को एडजस्ट करना शुरू कर दिया। थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ा, बॉडी को और एडजस्ट करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद में बॉइलिंग टेम्परेचर पे पहुंच रहा है। मेढक को आभास हुआ ये पानी तो मेरी जान ले लेगा, जान ले लेगा। कूदने के लिए डिसाइड किया, इसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन बाहर निकलने का जब समय उसे एहसास हुआ, तब तक वो अपनी कूदने की क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर को लॉस कर चुका था और कूद नहीं पाया और मारा गया। एक्चुअल में मेढक को किसने मारा? मेढक को जंप लगाने की जो उसकी टाइमिंग थी, कूदना तो अच्छी बात है लेकिन सही समय पे कूदना है। और ये अगर थोड़ा पहले कूदता या टेम्परेचर बढ़ रहा है उसी समय कूदता, उसका जीवन बच सकता था। ठीक इस चीज को मेरे ऊपर ट्रेनिंग के माध्यम से लागू किया गया। हमारी ब्लैक एंड व्हाइट सी जिंदगी थी, पैसे की हमेशा सबके घरों में कमी रहती है, और उस कमी के घर में एक सरकारी नौकरी लग जाती है और सरकारी सैलरी आती है
तो उस भुखमरी की हालात में, तंगी की हालात में, गरीबी की हालत में वो सैलरी वो गुनगुने पानी की तरह लगती है। अच्छा लगता है, अब लगता है कि अब बहुत अच्छा हो रहा है, अब दिन बदलेंगे। तो मैं शुरुआत में, बचपन में तो कोई पायलट बनना चाहता है, कोई ऑफिसर बनना चाहता है। मैं खुद ब्यूरोक्रेट्स के लिए तैयारी की, सिविल सर्विस की तैयारी करी, तो मैं बनना चाहता हूं कौन? अधिकारी। लेकिन फिलहाल समय पास करने के लिए मैं बन गया, जो नौकरी लगी। तो हम आपस में समझा भी लेते हैं, शुरुआत में कर लो, आगे प्रयास करते रहना। तो मैं अब वहां के लिए प्रयास ही नहीं कर रहा हूं, सोच ही नहीं रहा हूं, इसी में खुश होकर सैलरी आ रही है। अब दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आवेगो, ऐसा सोच सोच के 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल 20 साल 30 साल उम्र हो गई 40-50 की, तब एहसास हुआ भाई जीवन निकल गया, कुछ ना हो पाया। अब तो बैंक में जाके तैयारी भी नहीं कर सकता, नई नौकरी भी नहीं लगा सकता, और जंप करने की कोशिश करेंगे तब तक जंप करने का समय अब निकल चुका, अब क्या करेंगे? और देखा कि 40 साल 50 साल के आप हो गए, होने के बाद में भी संतुष्टि नहीं मिली कि जो मैं बना वो बनना नहीं चाहता था यार, मजा नहीं आया। क्योंकि जीवन में 20 साल किसी के भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मेरे जीवन में 20 साल मुझे 2 दशक में चला, 2 दशक चलने के बाद में आपके जीवन के 20 साल सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आप बैक में जाके चीजें करेक्ट नहीं कर सकते। आपके 20 साल गए, लेकिन वो सही डिसीजन होता है, और सही डिसीजन करने के लिए कुछ आपके हाथ में भी होता है। मैंने 20 साल इस बिजनेस को दिए, और मुझे गर्व है, मुझे प्राउड है और खुशी है कि मैंने अपने सर्वश्रेष्ठ अपने 20 साल सेब शॉप के साथ बिताए। मुझे प्राउड है, मुझे फक्र है, मुझे गर्व है इस बात का। बोला माधव जी अभी आप करने के लिए तैयार तो हो गए हो, लेकिन अभी ना कई सारे आड़े टेढ़े क्वेश्चन पूछने वाले आपको मिलेंगे, क्योंकि आपने खून पिया है, हमारा खून पिया है आपने, तो अब आपका भी पीने वाले मिलेंगे। मैं बताओ क्या करना है? अपने आप को बुलेट प्रूफ जैकेट से ढक लो, तैयारी कर लो अपने आप को। या तो वो हम पे हावी या हम उस पे हावी, दो ही होगा। मल्लई के युद्ध में 2 ही काम होते हैं, या तो वो हम पे हावी होगा या हम उस पे हावी। तो ज्यादा बढ़िया क्या रहेगा? हम शुरुआत से ही हावी हो जाएं उस पे। तो कैसे हावी हो पाएंगे? बिल्कुल हर प्रश्न को फेस करने के लिए, और हर आदमी को फेस करने के लिए, हर प्रश्न को जवाब को फेस करना है और उसकी तैयारी करनी। आईएएस की तैयारी नहीं करनी, ब्यूरोक्रेट्स बनने के लिए जितना मैथ पढ़नी नहीं पढ़नी, बस अब अपने आप को बिजनेस में कामयाब बनाना है, डिसाइड कर दिया तो खुद को तैयार करना है, हर प्रश्न को फेस करना है, हर आदमी को फेस करना है। और उसके लिए उन्होंने मेरे को समझाया एक कहानी, फिर उदाहरण समझाया इस बिजनेस को कैसे करना है। तो मेरे को समझा रहे थे, तो मेरी तो शादी नहीं हुई थी तब, मेरे को बोल रहे माना कि आपकी शादी हो गई। मैं कैसी बात कर रहे हो आप सर, अपलायन होकर के? बोला नहीं हम तो मैथ में ऐसी करते हैं ना कि माना कि फलाना बराबर x, तो आप मान लो माना कि आपकी शादी हो गई। मैं कहा ठीक है सर, आप बोल रहे हो मान लेते हैं। फिर बोलो कि माना कि आपके 2 बच्चे हो गए, अब ज्यादा हो रहा है। बोला नहीं हम तो हमारे 2 के तहत आप मान लो कि 2 बच्चे हो भी गए, माना कि शादी भी हो गई, और माना कि, मैं बोला सर इससे ही होगी क्या? बोला नहीं मान लो बस। फिर बोला ये 2 बच्चे हो गए, फिर बोले तो इनकी परवरिश करोगे? मैंने करेंगे। पढ़ाओगे लिखाओगे? कराएंगे। बोनवीटा दोनों को पिलाओगे? पिलाएंगे। तैयारी करोगे? प्यार करोगे? दुलार करोगे? पैसा खर्चा करोगे? समय दोगे? सब करेंगे। और बोले कि बाई डिफॉल्ट माना के, बिना प्लानिंग के, बाई डिफॉल्ट, बिना किसी प्लानिंग के बाई डिफॉल्ट माना कि तीसरा और आ गया। चाहते नहीं थे। बोले ये तो गलत बात है, ऐसे कैसे आ जाएगा? बोले नहीं मान लो। तो मैंने खूब सुना था, किसी ने बोला था ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले ना तोता की, भालू की, कौवा की, उल्लू की, बंदर की कहानी सुना के सेट कर देते हैं। अभी मेरे को माना करके सेट करने के चक्कर में। बोले माना के माधव जी तीसरा आ गया तो क्या करोगे आप? मैंने कहा हम क्या करेंगे, जो दुनिया करती है हम करेंगे। तो उन्होंने बोला इस तीसरे कोई को फालतू है ये, तो इसको मंदिर की सीढ़ियों पर रखे आओगे, किसी ट्रेन में के डब्बे में रखे आओगे? नहीं ऐसा नहीं करेंगे। कैसी बात करते हो, बहुत बेकार आदमी हो आप, जिगर का टुकड़ा है, बच्चा है हमारा, ऐसे कैसे करेंगे हम? और कौन दुनिया को आप कैसा करता होगा?
हम इसको भी प्यार करेंगे, इसको भी दुलार करेंगे, इसको भी दूध पिलाएंगे, इसको भी बोनविटा पिलाएंगे, सब काम करेंगे। उन्होंने बोला 50,000 आप कमाते हो तो 50 में 2 बच्चे 25-25 खर्चा करोगे, और बच्चे तो आपकी सैलरी उतनी है और बच्चे 3 हो गए, तो मैं बोला 17-17 कर लेंगे हम, क्या दिक्कत की बात है, बराबर बांटा हो जाएगा। बोले बच्चा फिर ठीक है। तो बोले कितना पालन पोषण करोगे? मैं बोला सर पालन पोषण 20-20 साल करेंगे, जब तक अपने पैरों पर खड़े ना हो जाए। बोले ये बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, बेटी डॉक्टर बनना चाहती है, और तीसरे से पूछना पड़ेगा क्या बनना चाहता है। ऐसे मान लो आपके 2 ही हुए और तीसरा बच्चा आपके घर में बिना प्लानिंग के आ गया, और तीसरे बच्चे का नाम मान लेते हैं, पहले का छोटू था, दूसरे का छोटी था, और तीसरे का सेब सोप था, ऐसे मान लिया ये सेब सोप है, तीसरा वाला सेब सोप बच्चा मान लिया हमने। और अगर इनको पहले बच्चे को आपने 20 साल पढ़ाया लिखाया, अपने पैरों पर खड़ा किया, दूसरे को 20 साल पढ़ाया लिखा अपने पैरों पर खड़ा किया, और तीसरे को भी आपने उतना ही समय देना है, उतना ही प्यार करना है, उतने ही इमोशंस के साथ सींचना है और खर्चा करना है बराबर। 3 जगह बांटा कर दो। फिर मत बोलना पास का, इसका, मीटिंग का, इसका, मोबाइल का खर्चा, इसका खर्चा, ट्रेनिंग का खर्चा, बोला बराबर करना है। जो ऐसे बच्चे को परवरिश करते हैं, बच्चे की माफिक परवरिश करना, ताकि इमोशंस जुड़ने चाहिए, और ऐसे करते हो तो एंड रिजल्ट देखते हैं क्या होगा। तो एंड रिजल्ट उन्होंने बोला, एंड रिजल्ट क्या हो सकता है? तो एंड रिजल्ट के लिए 20 साल अगर इस बच्चे को पढ़ाया, 20 साल के बाद इसको बुलाया, बोले इधर आ, तेरे को पढ़ाया लिखाया 20 साल, क्या हुआ बता ना। तो बोला पापा फॉर्म भर रहा हूँ। फिर बोला ये तो नालायक है, कुछ नहीं करेगा। बेटियां करती हैं नाम रोशन। बेटी को बुलाया, बेटी इधर आ, 20 साल हुआ बेटा, डॉक्टरी का क्या हुआ? पापा यू डोंट नो अबाउट नीट, यू डोंट नो अबाउट मेरिट, दिस टाइम इट्स अ लॉट ऑफ। ओ बेटी तेरा बापू हूँ, हिंदी में थोड़ा गटर बटर मत कर, हिंदी में बता, हिंदी में बता, तेरा नंबर आया कि नहीं आया? बोला पापा फॉर्म भर रही हूँ। एक बार वन चांस मोर। बोला वन चांस मोर। इतनी गुस्सा आ गई, तीसरे का तो कान ही पकड़ लिया। बोला इसको पकड़ो, तीसरे वाले का कहाँ है? बोले इधर आ। और कहाँ गया? डर के मारे भाग गया। ये रहा, इसका तो कान ही पकड़ लिया ऐंठ के। तू अब बता, तो दो ने तो गुस्सा दिला दी, तू बता, तेरे को खिलाया पिलाया। अब वो पहले आ गए थे तो वो तो 20-20 साल हुए, लेकिन ये इसको भी 10 साल का ही हुआ, और इससे पूछा कान पकड़ के, बोला तू बता क्या किया तूने? 10 साल खिलाया पिलाया, तेरे को खर्चा किया। इसने बोला पापा लॉग आईडी खोल के देख लो, आईडी में क्राउन एम्बेसडर दिखाई दे रहा है कि नहीं? सिर्फ सोप है ना। और दूसरा बोला बाहर गाड़ियां खड़ी हैं दोनों तीनों, वो आप ही की हैं जिसमें डेली घूमते हो। बाकी बोला और एक काम करो, वो दीदी का डॉक्टर में नंबर नहीं आ पा रहा ना, मेरिट ज़्यादा जाती रहती है, हाई 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 हाई, पेमेंट शीट पे एडमिशन करा दो, 1 करोड़ लगेगा, खाते में पड़ा हुआ निकाल के ले जाओ, दीदी का एडमिशन कराओ, डॉक्टर बनाओ, मैं जिंदाबाद हूँ। ये हो गया ना। और इसको कहाँ पढ़ने जाना है? रसिया जाना है, चाइना जाना है, कहाँ जाना है? भेज दो भैया को भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये छोटा आपका ख्याल रखेगा, भैया को जाने दो विदेश, मैं ध्यान रखूंगा। ये तैयार बैठा हुआ, बाद में फिर आपको भी उधर ही ले चलूंगा घुमाने के लिए, ये विदेश यात्रा करा के क्वालिफाई। वाह, मेरे साथ एक्चुअल में उल्टा हो गया। मेरे साथ तीसरा पहले आ गया। मेरी शादी तो ही नहीं थी, ये आ गया 2003 में। कब आ गया? ये 2003 में आ गया। और शादी से पहले बच्चा हो जाए, कई लोग तो उसको नाजायज कहते हैं, शादी भी नहीं हुई है। इसीलिए शुरुआत में जब तक शादी नहीं हुई 2007 तक सब लोग बोलते रहे मेरे को गलत काम किया है, बेकार काम किया, फंस गया है। तभी बाद में मेरे को समझ में आया क्यों बोलते हैं, अच्छा शादी नहीं हुई इसीलिए। शादीशुदा नहीं है, बच्चा पाल रहा है। इसको पाल रहा था, सेब सॉप रूपी बच्चे को। 2007 में शादी हुई, और बाद में आए अपने छोटे मोटे रिंकी, तो जो भी है बाद में दोनों आए। लेकिन इसने खा पी के शांड हो गया 20 साल में। ये मोटू 20 साल हो गया इसको, और 20 साल में ऐसा फिट कर दिया है कि उन दोनों की टेंशन लेने की जरूरत है क्या अपने को? वाह, यही तो बताना चाह रहा था। अभी ऐसे करना है बिजनेस को, इमोशंस के साथ करना है, भावनाओं के साथ जुड़ के, भावनाओं से। जैसे बच्चे से प्यार, ऐसे इससे प्यार, ऐसी उसमें खर्चा, ऐसे इस पे भी खर्चा, ऐसी उसको दुलार, इस पे भी, उसको टाइम, इसको भी टाइम 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 बना दो इसको। वो बार खाली जा सकता है, लेकिन ये वाला खाली नहीं जाएगा। ये बात सही है। सब कुछ संभावनाओं पे आधारित है।
फिर मेरे को, ये मेरी ट्रेनिंग चल रही है अभी, कहानी पढ़ा के समझा के उन्होंने क्या बोला, खुद को इतना मजबूत कर लेना, हिमालय की पर्वत की तरह खड़े हो जाओ मजबूत, कितने भी आंधी और कितने भी तूफान आए टकरा के चूर चूर हो जाने चाहिए, इतना मजबूत कर लेना। ओके, सफलता भी उतनी ही बड़ी मिलेगी। अरे 2, 4, 6, 10, 20 हजार के लिए आए तो क्या आए इस बिजनेस में, अरे छोटी मोटी अल्टो वैगन आर चलाई तो क्या चलाई इस बिजनेस में। मजा तो तब है जब आप फॉर्च्यूनर में, BMW में या पोर्शे में चलते हो। ये बिजनेस इतना बड़ा दमदार है, ये आपको तय करना है। और ये एक एक कदम करके आप आगे बढ़ते रहिए, बड़ी से बड़ी ऊंची चोटी को भी आप तय कर लेंगे, इतिहास बनने में कोई देर लगेगी नहीं। मेरे साथ भी यही था, धीरे धीरे करके मैं करना शुरू किया, सीखना शुरू किया। SW5 फॉर्मूला मुझे बताया गया ट्रेनिंग में, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, क्या फर्क पड़ता है, कोई ना कोई है जो हमारा इंतजार कर रहा है। किसी गांव में जसवीर इंतजार कर रहे थे, LB शर्मा जी इंतजार कर रहे थे, शैलन जी इंतजार कर रहे थे, आप लोग को इंतजार कर रहे थे। सो स्टार्ट वर्किंग, कोई ना कोई है जो आप वहां तक पहुंच बनाइए और आपके बिजनेस में परिवर्तन दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बस ये मेरी ट्रेनिंग हुई यहाँ तक। अब ट्रेनिंग जब हो गई तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी कमांडो आप बन गए तो क्या है, फील्ड में उतरना पड़ेगा ना, अभी है कि नहीं, फील्ड में उतरना पड़ेगा। मेरे पास नौकरी है तो मेरे पास एक बढ़िया बहाना है, तुरंत भाग जाओ इस बिजनेस से छोड़ के, क्योंकि सर मैं हूं, दूसरों को सर सर बोलना पड़ता था, सर ये देखो सर वो देखो। लेकिन इस बिजनेस में मेरे को बता दिया, माधव जी कमांडो की तरह छा जाओ, छोड़ना मत। तो ये सबसे पहले मेरे दिमाग में मैंने कुछ लोगों को प्लान दिखाया, किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया। फिर मैंने देखा ऐसे बंदों को प्लान दिखाता हूँ ना जो दोस्त हो, ना रिश्तेदार हो, ना पड़ोसी हो, ना कोई हो, क्योंकि बाद में फंसेगा तो फिर बाद में मेरे को बोल ही नहीं पाएगा, मैं रेंज में नहीं रहूँगा। तो ऐसे 100 बच्चों का स्टूडेंट का ग्रुप था B.Ed में, मैं बोला यहाँ पकड़ता हूँ, तो यहाँ तो इनको मैंने पकड़ के प्लान दिखाया, विजयपाल जी को। अभी यहाँ से हमारी शुरुआत हुई इस बिजनेस में, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टीम बनाने की शुरुआत करना शुरू कर दिया। और फिर सर ने बोला, माधव जी कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे और इतिहास बनाएंगे। और सच में ऐसा ही हुआ हमारे साथ में। मैंने कहावत सुनी थी कि फ्रांस में एक मिलिट्री लीडर हुए नेपोलियन बोनापार्ट, उनकी कद काठी बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं थी, लेकिन उनके बारे में ऐसा बोला जाता है, वो एक बात बोलते थे, इफ़ यू बिल्ड एन आर्मी ऑफ 100 लॉयंस, अगर आप 100 शेरों की फौज तैयार करते हो, एंड देयर लीडर इज अ डॉग, उनका जो लीडर है वो डॉग है, तो कोई लड़ाई होगी भविष्य में, इन एनी फाइट द लॉयंस विल डाई लाइक ए डॉग, तो सारे शेर कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। फिर उन्होंने लिखा आगे, बट इफ़ यू बिल्ड एन आर्मी ऑफ 100 डॉग्स, अगर आप एक 100 डॉग्स की फौज भी तैयार करते हो और उनका कप्तान एक शेर है, तो सारे कुत्ते बब्बर शेर की माफिक लड़ाई लड़ेंगे और सब हर लड़ाई को जीत करके आएंगे। ये इनका मानना था। और सब कुछ टीम के ऊपर तो निर्भर करता है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा निर्भर आपके ऊपर करता है, कप्तान के ऊपर करता है, लीडर के ऊपर करता है। ये जोश भरा करते थे और पूरे दुनिया में, यूरोप में बहुत सारी इन्होंने लड़ाइयाँ जीती, बहुत सारा साम्राज्य स्थापित किया और बहुत बड़े मिलिट्री लीडर तैयार हुए। अब मेरी टीम बन गई थी, सिल्वर गोल्ड पर्ल टोपाज एमराल्ड तो बन गए थे, दिमाग में चीज़ें आने लगी कि सब कुछ आपका बिजनेस तेज चला तो भी आपके ऊपर है, नहीं चला फेल है तो भी जिम्मेदार आप हो। इसने मेरे को बिल्कुल क्लियर कट मैसेज दे दिया। मेरे साथ, हमारे साथ जसवीर जी थे, उन दिनों में मजबूती से कुछ करना चाहते थे और धीरे धीरे हमने काम करने की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। हम सब लोगों ने मिलके, विजयपाल जी ने दिल्ली में काम करने की जिम्मेदारी ले ली, जसवीर जी ने जोधपुर में काम करने की जिम्मेदारी ले ली और हमारे बाकी लीडर्स थे और उन्होंने भी जिम्मेदारी ले ली। और धीरे करके मैं सिल्वर बन गया, फिर गोल्ड बन के, और फिर मैंने दिशा ट्रेन की, बहुत धीरे धीरे रिकग्निशन बढ़ना शुरू हुई। फिर मैं पर्ल बन गया, ग्वाल मैं पर्ल बना, बहुत अच्छा लगा इस बिज़नेस में। और फिर पर्ल बन के बोला, ग्रेवाल सर ने बोला, अब माधव जी आप कार ले आओ जल्दी, पैसे तो खूब रहते थे दबा के। बोला सर चाय अब उठा लाते हैं, कौन सी लाओगे? मैं वो वैगनार, वैगनार नहीं, तेरे को अल्टो लानी है। और सर मैं कि मैं तो कुछ जानता नहीं, आप बोले अल्टो तो अल्टो ले आओ, तो अल्टो उठवा लाए अगले दिन। फिर उसके बाद में विदेश यात्रा के लिए फ़ोन आया, माधव जी आपका टारगेट हो गया। बोला बधाई हो, आपने हीरे की अंगूठी जीती है। मैं कहा हम क्या करेंगे हीरे की अंगूठी का, ब्याह शादी कुछ है नहीं। बोले संभाल कर रख लेना, कभी तो होगी। तो 2006 में विदेश यात्रा करने का मौका मिला। अभी देखो कंपनी एक है, सिस्टम एक है, अपलाइन एक है, प्रोडक्ट एक है, सब कुछ एक है, लेकिन बदलाव कैसे होता है? देखो इसमें सारे इंडिया के अचीवर पहुंचे, मैं ये पहुंचा, मैं ये रहा,
अभी ये बंदा आउट, ये 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 आउट। सिर्फ मेरे अपलाइन बचे हैं या कंपनी के डायरेक्टर साहब या फिर मैं बचा हुआ हूं। ये सब प्रूफ्स हैं आपके सामने, जो मतलब आपको जगह भी न दे, स्टाइल मारे, ये मारे। स्टाइल यहाँ पे कम चल जाएगी फोटो में, लेकिन भाई साहब काम में स्टाइल फुल रहनी चाहिए, वहाँ पे पीछे नहीं रहना है। और बढ़िया रिकॉग्निशन बनना शुरू हुआ। ओम प्रकाश जी ने पीठ थपथपा दी, बोला शाबाश, बढ़िया काम कर रहे हो, बोला वो ऐसे बढ़ते चलो, दमदार। विजय पाल जी हमारे साथ में हमेशा पीछे रहते थे, बोला सर जो आपने किया वही मैं करूँगा। मैं बोला डोंट वरी, मिलके साथ में काम करेंगे, बहुत बड़ा काम खड़ा करेंगे। और फिर टीम को ले जाने का, प्रमोशन करने का मौका मिला। टीम को मैं बैच बना बना के दिशा में लेके जाता था। शुरुआत में नागपुर लेके जाता था, खूब लोगों का प्यार मिलता था। लोगों ने बिल्कुल खूब, जितना मैंने मेहनत की उससे ज़्यादा लोगों ने प्यार लुटा के दिया। और फिर मीटिंग का हिस्सा बनना शुरू हो गया और मौका मिलना शुरू हो गया। मतलब हर चीज़ को लेकर के मैंने बैच पे बैच बनाना शुरू कर दिया। मेरे दिमाग में एक बात क्लिक हो गई थी, जितने ज़्यादा लोग दिशा में जाएंगे उतने ज़्यादा लोगों को बात समझ में आएगी। और शुरुआत से ही सर का साथ मिला, सहयोग मिला। और होल्ड द विजन, ट्रस्ट द प्रोसेस। आप जो आप देख पा रहे हैं उसको, उस पर धैर्य रखिए और उसको पकड़ के रखिए। और एक प्रोसेस है, हर बीज की फलदार वृक्ष बनने की एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस होने तक थोड़ा धैर्य रखिए, एक दिन आपको फलदार वृक्ष जरूर दिखाई देंगे। तो नरसिंह ग्रेवाल जी साथ में खड़े रहे। हाँ, हर मीटिंग में हम रहते थे और प्रमोशन करते थे जम के। अपलायन की जहाँ बात आती थी, हमारा एक ही मानना था, कोई भी मीटिंग कंपनी की है, सबसे पहले वरीयता देनी है, प्राथमिकता देनी है। फिर कोई सिस्टम की अपलायन की मीटिंग होती है, सारे काम छोड़ के वहाँ जाना है। उसके बाद अगर दोनों नहीं हो रही तब हमें जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ना है। तो अपलायन की मीटिंग को, दिशा को, ट्रेनिंग को, फंक्शन को, हर चीज़ को हम मासिव प्रमोशन करते थे जम की। और ये वहाँ का फोटो है जो जसवीर जी का मैंने फोटो दिखाया था, ये 2007 का फोटो है, ये 2006 का था और 2007 का फोटो आ गया। और फिर 2008 में मैं रूबी बना और 2009 में फाइनली जाके मैं डायमंड बन गया इस बिजनेस में। ये एमराल्ड का फोटो है, ये एमराल्ड लेवल पे हूँ मैं। और ये दोस्तों, मेरा नाम माधव है और मैं भी कुछ बोलने से पहले का, फैमिली का और अपने सभी अप्लायंस का, सिक्योर लाइफ का और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का धन्यवाद देता हूं, जिसने दोस्तों इतना शानदार प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड कराया। और इस शानदार प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए दोस्तों आज से 3.25 साल पहले इस बिजनेस को देखने का मुझे मौका मिला। जब इस बिजनेस को देखा था, मुझे भी दोस्तों देखने के बाद में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आया, बहुत ज्यादा खुश हुआ। पहली बार लाइफ में ऐसा सुना कि करोड़ों की बातें, लाखों की बातें, लखपति बनने की बातें, करोड़पति बनने की बातें, अपने सपने पूरे करने की बातें। लाइफ में पहली बार ऐसा सुना, क्या ऐसा मुमकिन है? अंदर से एक आवाज आई दोस्तों दिल में, क्या ऐसा मुमकिन है? एकदम से बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा। तो इसी में मैंने बंदरिया की कहानी सुनाई थी यहीं पे। मैंने तो जो अपलायन ने बताई वही आज भी सुना रहा हूँ। वो 5 साल पहले भी थी, 10 साल पहले भी थी। कहानी बंदरिया की है। बंदरिया की कहानी नहीं, अपलायन ने मेरे को सिखा दी, मेरे को समझ में आ गई। उससे कम से कम 100 करोड़ तो वसूल करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, बंदरिया की कहानी से, ठीक है। और ये मैं टोपाज बना था, जब उसका फोटो है। इस प्रोग्राम में जसवीर जी आप लोग आए थे, है ना। तो ये आगरा में प्रोग्राम हुआ था, खचाखच हाउसफुल था। इसमें मेरी टोपाज की रिकॉग्निशन हुई थी। और ये सादाबाद में जसवीर जी के गांव में प्रोग्राम हुआ था। ये वहाँ का फोटो है। मैं एज ए टोपाज लेवल पे था, तो एमराल्ड बन गया था। फिर रूबी का सम्मान हुआ और इस बिज़नेस में धीरे धीरे करके ये मैं रूबी बना। और ये रूबी पे कोई प्रोग्राम ट्रेनिंग हुआ, उसका हिस्सा बना। और फाइनली 2009 में मैं जाके डायमंड बना। 2003 से 2009 की जर्नी है और डायमंडशिप कंप्लीट हुई। और फिर तो लोगों ने, हमारे बिजनेस में सैलाब आ गया। 2006 से मीटर डाउन होना शुरू हुआ। 2007 बिल्कुल ज़मीन में घुस गया। 2008 पे थोड़ी सांस आई और उठना ऐसे होना शुरू हो गया। 2009 में ठीक ठाक मामला होना शुरू हो गया और 2010 में टेक ऑफ, सीधा 2010 से टेक ऑफ होना शुरू हो गया बिजनेस में। फिर तो लोगों ने फिर रिकॉग्निशंस बनना शुरू हो गई, मान सम्मान सारी रिकॉग्निशन जो भी हैं और मिलना शुरू होगा। खूब प्यार मिला। और मैडम को पहले कहीं घुमाने का टाइम मिलता नहीं था। फिर बोला मैडम ने कि भाई घूमना है, तो सर लोगों के आशीर्वाद से जैन साहब की फैमिली और नरसिंह ग्रेवाल जी और मैं, हम लोगों को फॉरेन टूर करने का मौका मिला। तो वहाँ पर
1 महीने का टूर था, सबसे लग्जरी टूर था। शुरुआत लंदन से हुई मैडम को, क्योंकि मैडम को बचपन में स्कूल में सहेलियाँ बोलती थी बड़ी आई लंदन से, बड़ी आई लंदन से। तो मैडम बोली मुझे कहीं ले जाना चाहे मत ले जाना, लंदन जरूर ले जाना। बोले चल तेरी फर्स्ट शुरुआत लंदन से ही होगी। तो लंदन घुमाया, वहाँ से फिर हम यूरोस्टार ट्रेन में, जहाँ पर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान अपनी उसको सिमरन को मिलता है, उसी स्टाइल में फिर मैडम को मैं बोला चल तू भी आजा, तू भी क्या याद करेगी। और फिर रोटरडम सारे कंट्री घूमे और देश विदेश घूमने का मौका मिला, जीवन के मायने समझने का मौका मिला। मात्र घर छोटे से बड़ा हो गया, या कार छोटी से बड़ी हो गई, या बच्चे अच्छे महंगे स्कूल में चले गए, या ज्वेलरी आ गई, या बैलेंस आ गया, ये तो सब ठीक है, प्रोसेस है, मिलता ही मिलता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अचीवमेंट ये है कि आप सब जैसे अच्छे लोगों का प्यार, आशीर्वाद और दुआएं कमाई हैं, ये सबसे बड़ी दौलत है हमारे लिए, इसको हम सबसे ज़्यादा मानते हैं। आप अरबपतियों के साथ उठने बैठने का साथ हो, लोगों को, टीम के लोगों को 7 स्टार होटलों तक भी पहुंचने का मौका मिला, है ना। लिम्बोजिन में हमारे मेन टाइगर्स घूमे वहाँ पर काफ़ी सारे, और ये सभी क्राउन एम्बेसडर बन के आज रॉयल ड्रीमर्स टीम का गौरव पूरे हिंदुस्तान में बना रहे हैं, और मजबूत हिमालय की तरह हैं सभी, एक एक व्यक्ति हिमालय पर्वत की तरह है। और अभी आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप लोग भी अपने कोर क्लब में जो भी 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़िया बना करके और सब लोगों के साथ में वैसे ही एक फ़ोटो बनना चाहिए कि क्राउन एम्बेसडर बन करके आपको फ़ोटो खिंचा के और हमको भेजना है। कितने लोग वादा करते हैं कि हम सुपर 7 क्राउन एम्बेसडर बन के फ़ोटो खिंचा के आपको देंगे ज़रूर, मेरे को इंतजार रहेगा। देखो करने वाले 19 साल में वो कर गए, जो नहीं करने वाले 91 साल में भी नहीं कर पाए। करने वालों के ऊपर डिपेंड करता है, ज़्यादा वक्त मैटर नहीं करता है। तो आज 500 डायमंड इस टीम में है, इसका क्रेडिट आप लोगों को जाता है। एक बंदा शेड्यूल बना रहा है इतना टाइट, हर 15 मिनट पे, हर 5 मिनट पे, लेकिन पता नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करके चले जाते हैं। आज जो नॉर्मल हम लोग घुमा करते थे मोटरसाइकिलों पर, आज ऐसे लाइन लगती है। ये फ़ोटो खिंचाने के लिए नहीं है, ये सच में है, सच में है। और जितना हम, जैसे आप लोग देखते हैं वो कम है, उससे ज़्यादा बड़ा अच्छा जीवन जी रहे हैं जो देखने के लिए मिलता है, तो सच्चाई है। ऐसे करके लोग घूम रहे हैं, सब कोई भाड़े किराए की नहीं रहती, अपने लोगों पे इतनी गाड़ियाँ हो चुकी हैं, आज गाड़ियों घूमते हैं। और पहले मैडम कंप्लेंट करती थी, अरे ऐसा कौन आदमी होगा जो मैरिज एनिवर्सरी पे भी नहीं होगा। तो मैरिज एनिवर्सरी है और मैडम कंप्लेंट कर रही है, हाँ जी क्या फ़ोन आ रहा, क्या कहाँ हो, क्या है, आज कौन सा दिन है। आज बोला 21 तारीख है, बोला 21 तारीख नहीं है, आज एनिवर्सरी है। बोला अच्छा, तो फिर बोला केक मैं फ़ोन कर दे रहा हूँ, ऑर्डर मंगा करके केक काट लेना है और एनिवर्सरी कर लेना। बोले यार एनिवर्सरी ऐसे कब होती है। तो अभी एनिवर्सरी है, इसको हैप्पी एनिवर्सरी बनाने के लिए काम हो रहा है, तो हैप्पी बनाने के लिए काम हो रहा है। और फिर क्या एक आध बार नहीं रहे तो क्या फर्क पड़ता है। ये मैं अपनी नहीं बता रहा हूँ, ये हमारे लीडर नहीं रहते थे। जसवीर जी कभी करवा चौथ पे पहुँचते नहीं थे, शैलन जी का, लाल बहादुर शर्मा जी शुरुआत में से बहुत टाइम तक लोग टीम में रहे, और फिर बाद में अभी मैडम महारानी की तरह घूमती रहती, कोई काम नहीं है इस पर, बस कपड़े खरीदना, गहने खरीदना और ये देखना कहाँ घूमने जाना है, बस यही तो काम बचा है इस पर। तो डेली हैप्पी एनिवर्सरी हो रही है, बताओ। तो अभी आपको तय करना है ना। एक दिन का फोटो है 2007 में शादी होने के बाद में अपलाइन लोगों ने बोला कि तुमको गोवा घूमने जाना है। तो गोवा घूमने का मतलब है मेरे पे आफत आ गई, भाई कंगाली पहले से है, वहाँ गोवा जाएंगे, खाम का खर्चा हो जाएगा 10-20 हज़ार रुपये का, मरवाएंगे, और फ्लाइट से जाना है, बोला गई कहाँ गाड़ी, ये 50 हज़ार से। तो बोले नहीं नहीं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपलाइन ने फ्लाइट करा दी, अपलाइन ने होटल बुक करवा दिया, अपलाइन ने सब कुछ कर दी व्यवस्था। लेकिन मैडम वहाँ जाके जैसे गोवा एयरपोर्ट पे पहुंची बिफर गई, बोले हट जाओ, मैं तो वापस चली, एयरपोर्ट में घुसने लगी दोबारा। बोले वापस से क्या, जहाज बुलाओ, तुरंत मुझे वापस जाना है। मैंने क्यों, क्या हो गया। बोले पहले क्यों नहीं बताया, मैं यहाँ साड़ी पहन के घूम रही हूँ और यहाँ पे सब जीन्स में घूम रही हैं। मैं बोला तो क्या हो गया। बोला नहीं नहीं मेरे को जीन्स ही पहननी है। मैं कहा ये मरवाई में होटल तो पहुँचो। होटल पहुँच के बोले मैं होटल में रहूँगी या फिर घूमने जाना है तो जीन्स होनी चाहिए। फिर मेरे दिमाग ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया, मास्टर जी वाला दिमाग एक्टिव हो गया तुरंत। मैंने बोला मेरे पास में एक आइडिया है। बोला क्या आइडिया, फ़ोटो खिंचवाना है ना। बोला हाँ, मेरे जीन्स, मेरे बैग में एक जीन्स मेरी भी पड़ी हुई है और तेरी भी कमर 30 और मेरी भी 30, डोंट वरी, किसी को क्या पता अभी। लेकिन चलो मैडम को बढ़िया उस समय पर बढ़िया विचार आए, मेरी टी शर्ट और मेरी जीन्स पहन के फ़ोटो खिंचा रही है,
मेरे पे जीन्स एक ही थी तो मेरे को फिर पजामा पहन के जाना पड़ा वहां पर। देखो अरे हंस रहे हैं लोग बेइज्जती कराने पे। अभी बोला ये हार्ड कॉपी मिली वहां पर, मोबाइल तो होता नहीं था, बोला इसको संभाल के रखेंगे। अभी कई साल हो गए, उठा पटक में मैडम को फोटो पल्ले पड़ गया तो फिर दांत निकाल रही, बोला हंस रही थी। बोला बताओ कैसे दिन थे, और मैंने आपके कपड़े पहन भी लिए, ऐसे ही बोल रही थी। अब होती तो कतई नहीं पहनती। तो ऐसे था। लेकिन अभी सारे दिन एक जैसे तो नहीं रहते ना, बताओ, अरे बोलो। आप में से भी किसी को फाइनेंशियल चैलेंज हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, लेकिन सब कुछ टेम्परेरी है। रात भी टेम्परेरी है, अंधकार भी टेम्परेरी है, हर बार सूर्योदय होता है। तो ये दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे, ये भी टेम्परेरी है ना। और अभी फिर क्या है, मैडम जो चाहे राजा महारानी की तरह फोटो खिंचा सकती है, क्या टेंशन। जाओ घूमो, कुछ भी करो, कुछ भी कर सकते हैं। अब बढ़िया जिंदगी हो गई, और इस परिवार में 55 लाख लोग परिवार जुड़ चुके हैं, 500 डायमंड्स हो चुके हैं। चेक की शुरुआत यहाँ से हुई, 2600 रुपये आए शुरुआत में, तो क्या हुआ, बाद में फिर आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख करोड़ बरोड़ सब कमा सकते हो। ये बिजनेस आपको रिवार्ड्स देता है इतने बड़े बड़े, इसलिए मोटिवेट रहने की आवश्यकता है।